सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास में मध्य प्रदेश का नदी तंत्र देख रहे थे और उसमें मैंने आपको बेतवा और केन रिवर दोनों के नदी तंत्र करा दिए थे। तभी मैंने आपसे कहा था कि हम केन बेतवा लिंक को बहुत डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास आगामी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, एमपीपीएससी मेंस, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश एसआई और पीईबी की अन्य भर्तियों, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का नदी तंत्र, बेतवा नदी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था और केन नदी तंत्र भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे केन बेतवा लिंक कराना था, लेकिन केन बेतवा लिंक कराने के पहले एक परियोजना आती है जिसे हम कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है ना, अंतर बेसिन, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अंतर बेसिन अंतरण योजना, या सिंपल अर्थों में अगर हम इसे कहें तो यह जाती है नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है ना, नदी जोड़ो परियोजना। इसको डिटेल में समझना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नदी जोड़ो परियोजना की आवश्यकता क्यों है, इससे क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, नदी जोड़ो परियोजना का पूरा रूपरेखा, पूरा का पूरा स्वरूप कैसा है, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो पर और पूरा इसको हम समग्र अध्ययन यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, भारत, हम एक सतही तौर पर देख रहे हैं अभी कि भारत में जो प्रतिवर्ष 4000 अरब घन मीटर 4000 अरब घन मीटर वर्षा जो होती है प्राप्त होती है, और वहीं भारत में सतही जल की मात्रा जो है वो 690 बिलियन, ठीक है ना, कितना, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो भारत में वर्षा की मात्रा कितनी है, 4000 अरब घन मीटर प्रतिवर्ष। वहीं पर भारत में सतही जल की मात्रा कितनी है, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष। इतनी विपुल जल राशि होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर कहीं पर बाढ़ की दृष्टि आप देख सकते हैं तो कहीं पर सूखे की दृष्टि आप देख सकते हैं। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। तो यदि हम पूरे भारत को दृष्टिगत करें तो आपको मालूम है कि ये वाला क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। माउथिनराम यहीं पर स्थित है। ओके, भारत का पश्चिमी घाट अधिक वृष्टि वाला क्षेत्र है। वहीं पश्चिमी घाट के बाद का ये पूरा का पूरा विदर्भ और पूर्वी महाराष्ट्र का एरिया वृष्टि छाया प्रदेश है। आप पश्चिम बंगाल से उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक आएंगे तो ये अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। ओके, अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। आप यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। वही हिमालय पार आप लद्दाख देखें तो सर्वाधिक न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। आप अगर दक्षिणी पंजाब से उत्तरी गुजरात तक आएंगे तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी पंजाब से आप गुजरात तक आएंगे तो ये लगभग 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं पर पूर्व में आप देखें तो ये 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्टेपी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भारत में वर्षा का वितरण जो है बहुत ज़्यादा असमान है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि विपुल मात्रा में बारिश होने के बावजूद हमारे यहाँ पर जल का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता। तो जल के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए ही नदी जोड़ो परियोजना का जो सर्वप्रथम विचार जो आया वो किसके मन में आया था, वो आया था आर्थर थॉमस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आर्थर थॉमस कॉटन के मन में। ये एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। 1858 में इनके दिमाग में नदी जोड़ो परियोजना का विचार आया था। इनका ऐसा मानना था कि इससे हम भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी जल उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन ये विचार रह गया। समय समय पर यदा कदा इस पर चर्चा होती रही, लेकिन कुछ खास प्रगति हुई नहीं। 1980 में मोरारजी देसाई वाली सरकार, बेटा थोड़ा सा फोकस कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो 1980 में मोरारजी देसाई वाली सरकार जब आई तब अंतरा बेसिन अंतरण योजना पर
प्रारंभिक विचार किया गया। अंतरा बेसिन अंतरण योजना पर कब विचार किया गया? 1980 में। ओके फ्रेंड्स, और अंतरा बेसिन अंतरण योजना पर विचार करने के साथ ही नदी जल विकास प्राधिकरण, ओके बेटा फोकस करते चलना क्योंकि चौक से लिख रहे हैं, ठीक है। नदी विकास जल प्राधिकरण, या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, ठीक है। कहां लिख दिया जाए? यही लिख दिया जाए, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। ओके, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। ओके फ्रेंड्स, अब जब राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और अंतरा बेसिन अंतरण योजना का निर्माण किया गया, उस समय फ्रेंड्स क्या किया गया? उस समय उत्तर भारत की हिमालयी तंत्र की, हम जानते हैं यहां पर हिमालय विद्यमान है, तो हिमालय से निकलने वाली, एक मिनट में ये ले लूं, हिमालय तंत्र की फ्रेंड्स 14 नदियां, हिमालय तंत्र की कितनी नदियां? 14 नदियां, ठीक। और प्रायद्वीपीय भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ने की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। हिमालय तंत्र की कितनी नदियां शामिल थी? 14। प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियां शामिल थी? 16। टोटल नदियां कितनी थी? 30 नदियों को आपस में जोड़ने की एक रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई, लेकिन फिर मोरारजी देसाई वाली सरकार जो है वो चली गई। इसके बाद फिर आते हैं हम एनडीए की गवर्नमेंट जो 1998 से आपकी आई, तो 2002 के आसपास इस पर फिर से विचार किया गया, नदी जोड़ो परियोजना पर फिर से विचार प्रारंभ किया गया 2002 के आसपास, और इसकी एक रूपरेखा बनाई गई, इस पर अनुमान लगाया गया कि कितना खर्च आ सकता है, कितना क्या करना है। तो नदी जोड़ो परियोजना पर 30 नदियां शामिल थी, हम जानते हैं 30 नदियां शामिल थी इसमें। इससे यह अनुमान लगाया गया कि 30 नदियों को जोड़ने से 87 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई सुविधाएं जो हैं आपकी वो प्राप्त हो जाएंगी। कितनी जो है? 87 मिलियन हेक्टेयर जो सिंचाई सुविधाएं जो प्राप्त हो जाएंगी। इसके तहत लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण करना होगा, 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण करना होगा, 3,000 जलाशयों का निर्माण करना होगा, 3,000 जलाशयों का निर्माण करना होगा, और 123 बिलियन डॉलर इसमें कम से कम लागत आएगी। फोकस कर देना बेटा जरा, कितनी लागत आएगी? 123 बिलियन डॉलर इसका खर्च आएगा। ओके फ्रेंड्स, वहीं इससे 34,000 मेगावाट विद्युत भी उत्पादित की जा सकेगी। ये पूरा का पूरा जो अनुमान लगाया गया, ये कब लगाया गया था? 2002 में, लेकिन उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट थी वो भी चली गई, तो फिर ये जो योजना थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। 2005 में इसमें एक और अपडेट हुआ। 2005 में क्या अपडेट हुआ? तो हम जानते हैं हिमालयी तंत्र की 14 नदियां शामिल की गई थी, प्रायद्वीपीय भारत की 16 नदियां शामिल की गई थी। 2005 में इसमें एक अपडेट करते हुए अंतरराज्यीय 37 नदियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिनको लिंक से जोड़ना था। 37 अंतरराज्यीय नदियों को भी शामिल कर लिया गया। तो कुल कितनी नदियां हो गई? हिमालयी तंत्र की 14, प्रायद्वीपीय भारत की 16 और 37 अंतरराज्यीय नदियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब इस योजना का पूरा उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत में वर्षा का वितरण असमान है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के बावजूद भारत का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त रह जाता है, जहां ना जल पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता है, ना कृषि के कार्यों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता हो पाती है। तो नदी जोड़ो परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिशेष मात्रा में जल की उपलब्धता वाली नदियों से जल का अंतरण मतलब होता है स्थानांतरण, जल का स्थानांतरण कम जल उपलब्धता वाली नदियों की ओर करना। उदाहरण के लिए गोदावरी नदी जो है, वो गोदावरी नदी में अगर आप देखेंगे तो जल की उपलब्धता 110 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। ओके,
वहीं यदि आप कावेरी नदी को देखें तो कावेरी नदी में मात्र 21 मिलियन जो आपका क्या है क्यूबिक मीटर, सॉरी मिलियन नहीं बिलियन है, बिलियन 110 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष। और कावेरी नदी में अगर देखें तो 21 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। तो गोदावरी नदी को यदि कावेरी नदी से जोड़ दिया जाए, कावेरी नदी आपकी कहां चली जाएगी, कावेरी नदी यहां पर बीच में कौन सी नदी आ जाएगी, बीच में नदी आ जाएगी कृष्णा, और फिर पेन्नार आ जाएगी, ठीक है ना। तो यदि गोदावरी को कावेरी से जोड़ दिया जाए तो गोदावरी के अधिशेष जल को कावेरी नदी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, सो ये इसका उद्देश्य है। भारत में जितनी भी वर्षा होती है, दूसरा उद्देश्य जल का समुचित उपयोग। मैंने बताया भारत में 4000 अरब घन मीटर प्रति वर्ष वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन इसका 65% ही जो होता है वो उपयोग होता है। शेष जो जल है वो समुद्र में बह जाता है, ठीक है ना। शेष जल कहां पर बह जाता है, समुद्र में जल बह जाता है। तो भारत में कुल जल राशि का कितना प्रतिशत उपयोग हो पाता है, 65%। शेष जल कहां चला जाता है, वो समुद्र में चला जाता है। दूसरी बात, भारत एक मानसूनी वर्षा पर निर्भर देश है। किसी वर्ष अच्छी वर्षा होती है, किसी वर्ष अच्छी वर्षा नहीं होती। तो जो इन परियोजनाओं के तहत 3000 जलाशय बनाए जा रहे हैं, वहां पर जल को स्टोर करके रखा जा सकता है और आपात परिस्थितियों में उस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना के लाभ थे। इससे अन्य लाभ क्या मिल जाएंगे यदि नदी जोड़ो परियोजना अगर कार्यान्वित होती है, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो हम उन सब लाभों को एक बार हम देखते हैं, है ना। पहला, जल का समुचित उपयोग, जल समुचित उपयोग हो पाएगा। ओके, दूसरा, अधिशेष जल को कहां पर, न्यूनतम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में हम अंतरण कर सकेंगे। तीसरा, सिंचाई की सुविधाएं विकसित होंगी। ओके, सिंचाई की सुविधाएं विकसित होंगी। चौथा, पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी, पीने की जो जल है उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। पांचवा, आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता बनेगा। जब नदियों को जोड़ने के लिए आपस में नहरें बनाई जाएंगी तो आवागमन के लिए क्या हो जाएगा, एक वैकल्पिक और सस्ता जो रास्ता है वो भी आपके लिए मिल जाएगा। तो आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता होगा। ओके, जल की समुचित उपयोग, अधिशेष जल का अंतरण, सिंचाई की सुविधाएं, पीने की जल की उपलब्धता, आवागमन का वैकल्पिक रास्ता, विद्युत उत्पादन। ओके, फिर सातवां, वनीकरण को बढ़ावा। जब ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, जल जाएगा तो वहां पर जो है वनों का भी प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये इस परियोजना के लाभ थे। किस परियोजना के लाभ थे फ्रेंड्स, ये थे आपके नदी जोड़ो परियोजना के लाभ। अब नदी जोड़ो परियोजना के लाभ तो हमने देख लिए, लेकिन ये क्या इतना आसान है कि नदियों को जोड़ दिया गया। आपने देखा 2002 में इसकी जो अनुमानित लागत है वो 123 बिलियन डॉलर आंकी गई थी, और 2002 से अब तक 20 साल हो चुके हैं। तो 20 साल में इसकी लागत कितने गुना बढ़ चुकी होगी ये जरा हम सोच ही सकते हैं, है ना। तो लेकिन सिर्फ लागत ही एक इसकी रुकावट नहीं है। अब इसके मार्ग में आने वाली रुकावटों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं। नदी जोड़ो परियोजना की रुकावटें। नदी जोड़ो परियोजना की रुकावटें क्या क्या हैं, तो सबसे पहली तो रुकावट है जो है वो भौगोलिक स्थिति। भारत जो है, संपूर्ण भारत एक समतल मैदान नहीं है। संपूर्ण भारत एक समतल मैदान नहीं है कि आराम से सारी नदियों को कनेक्ट कर दिया गया। बीच में बहुत बड़े बड़े पठार, पर्वत और आपका जो उच्चावच में बहुत अंतर आता है, इसलिए इन नदियों को आपस में कनेक्ट करना एक चुनौती है। तो भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा आपका आ जाता है राज्यों के मध्य विवाद। ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति है, राज्यों का विवाद। जिस नदी के पानी को अंतरित किया जाएगा दूसरी नदी में, तो वहां पर राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है जल की राशि के बंटवारे को लेकर के। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अत्यधिक खर्च। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती है, क्योंकि ये बहुत अधिक खर्चीली जो योजना है। उसके बाद आ जाता है आपका
पर्यावरणीय क्षति है, पर्यावरणीय क्षति। अब इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर्यावरणीय क्षति को। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जाता है वो लोगों का विस्थापन। अब जब बड़ी मात्रा में नहरें बनाई जाएंगी, जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, बांध बनाए जाएंगे, तो जाहिर बात है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का विस्थापन होगा। तो लोगों का विस्थापन एक समस्या है। उदाहरण के लिए एक अनुमान लगाया गया है कि इस नदी जोड़ो परियोजना से 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण होगा, 3,000 जलाशयों का निर्माण होगा। फलस्वरूप लगभग 5.5 मिलियन लोग जो होंगे वो विस्थापित हो जाएंगे। 5.5 मिलियन लोग विस्थापित हो जाएंगे। ओके, ये एक अनुमान है। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का विस्थापन भी एक चुनौती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये तो समझ गए कि नदी जोड़ो परियोजना की रूपरेखा जो है तो आर्थर थॉमस कॉटन ने एक बार प्रस्तुत की, फिर उसमें यदा कदा चर्चा होती रही। 1980 में थोड़े से प्रयास किए गए, 2002 में थोड़े प्रयास किए गए, लेकिन इसमें वास्तविक प्रगति देखने को मिली आपको 2014 के बाद, जब नदी जोड़ने पर आपका गंभीरता से क्या किया गया, विचार किया गया 2002 के बाद। तो नदी जोड़ो परियोजना पर गंभीरता पूर्वक विचार 2014 के बाद जो है वो प्रारंभ कर दिए गए। अब 2014 के बाद जब प्रारंभ किए गए तो सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना की सबसे पहली कड़ी के रूप में कौन सी नदियां जोड़ी गई, तो वही फ्रेंड्स जो हम देख चुके हैं। कौन सी फ्रेंड्स, एक आपकी सबसे पहले तो हम यहां बना लेते हैं, ये आपकी गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी, और गंगा में मिलने वाली है यमुना नदी। यमुना की एक प्रमुख सहायक कौन सी, कुमरा रायसेन से निकलने वाली बेतवा नदी, और दूसरी इसकी प्रमुख सहायक एक केन नदी। ठीक, तो नदी जोड़ो परियोजना की पहली कड़ी के रूप में केन बेतवा लिंक को स्थापित किया गया। केन बेतवा लिंक पर 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ओके, कौन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और एमपी और यूपी के मुख्यमंत्रियों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। कब हुआ, 22 मार्च 2021 को, 22 मार्च 2021 को समझौता हुआ। 22 मार्च आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के मौके पर 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश और यूपी के मुख्यमंत्रियों के मध्य केन बेतवा लिंक को लेकर के समझौता हुआ, जिसके तहत आपका केन नदी का पानी कहां पर स्थानांतरित किए जाना है, बेतवा नदी पर। अब केन बेतवा लिंक को हम तो काफी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं, है ना। केन बेतवा लिंक थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा बेटा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 22 मार्च 2021 को इस योजना की पहली कड़ी के रूप में केन बेतवा लिंक का प्रारंभ हो गया। केन बेतवा लिंक को हम अलग से बहुत डिटेल में देखेंगे। अब क्या ये परियोजना इतनी आसान है? जो लाभ हमने देखे उनसे कुछ हानियां भी तो हो सकती हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको, चलिए ठीक है, उसको हम बाद में ले लेते हैं, पहले इसकी हानियां देख लेते हैं कि इससे हानियां क्या क्या हो सकती हैं, है ना फ्रेंड्स। इससे हानियां, और हानियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इसलिए आप हानियों को थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहली बात तो यही कि पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान, हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक लंबी अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में जो है स्थापित होता है, लेकिन यदि वहां पर चेंजेस किए जाएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। ओके, दूसरा जो है वो आपका आ जाता है कि भाई साहब लोगों का विस्थापन, बड़ी मात्रा में लोगों का विस्थापन होगा। ठीक, तीसरा आ जाता है वनों की कटाई, जहां हमने देखा कि इससे वनों का जो है
प्रतिशत बढ़ेगा वहीं वनों की कटाई भी होगी। जब 15,000 किलोमीटर लंबी नहरें खोदी जाएंगी, जलाशय 3,000 बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में डूब प्रभावित क्षेत्र आ जाएगा, जिससे कि वनों की जो है बहुत बड़ी मात्रा में जलमग्न हो जाने की संभावना है। यहां तक कि वनों की कई प्रजातियों के पूर्ण रूप से खत्म हो जाने की भी संभावना है। वनों की कटाई। चौथा आ जाता है आपका जलीय जीव जंतुओं पर असर। जलीय जीव जंतुओं पर असर। अब हम जानते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया केन बेतवा लिंक। केन में दुर्लभ प्रजाति के कछुए और विशेष प्रजाति की मछली पाई जाती है। जब यहां का जल बेतवा नदी में अंतरित किया जाएगा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, तो घड़ियालों को, उन कछुओं को और उन मछलियों को इसका जो है, इससे जो चेंजेस आएंगे, जो टनल बना करके और नहर बना करके पानी अंतरित किया जाएगा, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशा है। तो ये हो जाएगा आपका। पांचवा क्या जाएगा? मानसून चक्र प्रभावित होने की संभावना। मानसून चक्र प्रभावित होने की संभावना। ध्यान दीजिएगा कि जब नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी वनों की उपलब्धता हो जाएगी। वहीं ऐसे क्षेत्र जहां पर अथाह जल राशि उपलब्ध हो रही थी, वहां कम जल राशि मिलेगी, तो वहां पर परिवर्तन आएंगे। इस तरीके से जो पारिस्थितिकी बदलने से मानसून चक्र में परिवर्तन आने की संभावना है कि मानसून चक्र जो परिवर्तित हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है जो एक दीर्घकालिक, ये नेक्स्ट जो है दीर्घकालिक प्रभाव है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि नदियां समुद्र में ताजे जल को आपूर्ति करती हैं, जिससे समुद्र में लवणता का एक स्तर बना रहता है। यदि नदियों के ताजे जल को समुद्र में जाने से रोक दिया जाएगा तो समुद्र में लवणता बढ़ने लगेगी। लवणता बढ़ने लगेगी तो समुद्री पारिस्थितिकी पर भी अंतर आएगा। ओके, समुद्र पारिस्थितिकी में भी नुकसान होगा, समुद्र की पारिस्थितिकी में भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये इसके जो थी हानियां थी। ओके, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि हम केन बेतवा लिंक ही ले लें, केन बेतवा लिंक ले लें, तो केन बेतवा लिंक के लिए अनुमान लगाया गया कि लगभग 23 लाख पेड़ डूब जाएंगे या काटे जाएंगे। 23 लाख पेड़ डूब जाएंगे या फिर काटे जाएंगे। पन्ना नेशनल पार्क से होकर के केन नदी बहती है। पन्ना नेशनल पार्क का 10% से भी अधिक भाग डूब जाएगा। ऐसे में पन्ना नेशनल पार्क में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किए गए बहुत सारे जो जानवर हैं, उदाहरण के लिए बाघ, ओके, सांभर, चीतल, ब्लू वुल, इन सब के अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इन सभी के अस्तित्व को क्या रहेगा फ्रेंड्स? गंभीर खतरा रहेगा। लगभग केन बेतवा लिंक के स्थापित होने से 20,000 लोग जो है विस्थापित हो जाएंगे। 20,000 लोगों के विस्थापित होने की, सिर्फ एक लिंक के बनने से ही 20,000 लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। तो ये इसकी हानियां हो गई। सो फ्रेंड्स, हमने नदी जोड़ो परियोजना जो दी, उसके हमने उद्देश्य, उसके लाभ, उसकी हानियां और पूरा का पूरा एक जो सिनेरियो था वो पूरा का पूरा समझा। अब इसकी पहली कड़ी क्या है? केन बेतवा लिंक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज जो है वो और बता दे रहा हूं। नीरा, केंद्र सरकार नीरा का गठन करने जा रही है, NIRA, नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी, नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी, NIRA के गठन का प्रस्ताव है। NIRA नीरा गठित करने का प्रस्ताव है। यह एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो कैसा निकाय होगा? स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता जो है वो सचिव स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसको बहुत शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसको बहुत शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यहां तक कि इसे
जो जल विवाद हैं उसको स्वतः ही सॉल्व कर लेने की अथॉरिटी दी गई है। ये अपने से ही उधार लेकर के जो परियोजना है उसके लिए धनराशि एकत्रित कर सकता है। तो ऐसे बहुत से अधिकार इसको नीरा को दिए गए हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिएगा। नीरा का फुल फॉर्म क्या है? नीरा का फुल फॉर्म है नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी। इसका जो अध्यक्ष होगा वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा, स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होगा, और इसे जो है वो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसियों की स्थापना का भी अधिकार है। जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, 14 हिमालयी तंत्र की नदियां, 16 प्रायद्वीपीय तंत्र और 37 अंतर्राज्यीय नदियों का जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए इसको जो है जल विकास एजेंसियों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। तो एक बहुत शक्तिशाली संगठन के रूप में नीरा के गठन की जो है वो योजना है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केन बेतवा लिंक और नई स्वीकृत जो इंटरलिंकिंग परियोजनाएं हैं, रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।